नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चाएं की थी। आज उसी के आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें। कॉपी पेन लेके बैठेंगे। आज देखेंगे स्वर और व्यंजन की मात्राएं कितनी होती हैं, कैसे लगाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं वर्णों की मात्राएं। आज का टॉपिक रहेगा मात्राएं, यानी वर्णों की मात्राएं। हेडिंग रहेगी वर्णों की मात्राएं। वर्णों की मात्राएं या फिर कह सकते हैं स्वर की मात्राएं। तो जैसे कि स्वर लिखे जाते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो बता रखा है कि स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों की मात्राएं कैसे लगती हैं, क्या होता है इनमें, वह देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि छोटे आ से कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, तो इसी प्रकार से लिखेंगे। छोटे आ की मात्राएं लिखित में कोई नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा लिखेंगे तो इस प्रकार से ऊपर सिरो रेखा बना देंगे और ये खड़ी पाई बना देंगे। ये मात्रा हो गई बड़े आ की। छोटी ई की मात्रा सिरो रेखा, खड़ी पाई और इस तरह से घुंडी को घुमा देंगे। उसी प्रकार से बड़ी की मात्रा इस प्रकार से, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये मात्राएं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं मात्राओं की संख्या 10 होती है, क्योंकि 11 स्वर होते हैं और छोटे आ की मात्रा लिखित में नहीं होती है लेकिन होती है। तो ये मात्राएं होती हैं 10। इन्हीं मात्राओं का आज जिक्र करेंगे, इन्हीं मात्राओं की चर्चा करेंगे, इन्हीं मात्राओं का जिक्र करेंगे, इन्हीं मात्राओं की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। अब जैसे इन सब की मात्राएं हैं, बड़े आ से लेकर के औ तक की मात्राएं लिखी हुई हैं, लेकिन छोटे आ की मात्रा नहीं लिखी हुई है। तो छोटे आ को क्या कहेंगे, छोटे आ को मित्रों क्या बोलेंगे। अब छोटे आ का जो उच्चारण करते हैं ए, तो मात्रा तो उसमें कुछ होती नहीं है। इसे क्या कहेंगे, तो इसे अपने आप में उदासपन महसूस होता है, उदासी महसूस होती है, क्योंकि इसके पास कोई भी मात्रा नहीं है। तो उदासीपन से या उदासपन से याद रखेंगे कि छोटे आ जो होता है वह उदास स्वर होता है या उदासीन स्वर होता है। छोटा आ उदासीन स्वर होता है। तो मित्रों, अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाए कि उदासीन स्वर निम्न में से कौन है, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से छोटा आ भी सम्मिलित होगा, तो हम टिक करेंगे छोटे आ पर। छोटे आ उदासीन स्वर होता है। उदासीन स्वर क्यों होता है, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके आगे देखेंगे, हेडिंग डालेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर
मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वह 3 प्रकार से किया था मैंने। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। तो हमें मात्राएं पढ़नी है, तो मात्राएं में हम 2 प्रकार की केवल देखेंगे। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन हमें मात्राएं पढ़नी हैं, तो मात्राएं अगर पढ़ेंगे तो हम 2 ही स्वरों का जिक्र कर रहे हैं इधर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का एक अन्य नाम भी बताया था, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। और दीर्घ स्वर का नाम बताया था द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। अब इन जो शब्दों का मतलब है ये आखिर में क्या प्रदर्शित करता है। एक मात्रिक स्वर यानी जो भी ह्रस्व स्वर होते हैं उसकी सदैव एक मात्रा गिनी जाती है, एक मात्रा होती है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं उसकी सदैव 2 मात्रा गिनी जाती हैं, यानी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। अतः हम इसमें लिख सकते हैं ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 जो स्वर होते हैं, 4 ये स्वर वर्ण होते हैं, इनकी सदैव एक मात्रा होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि की सदैव एक मात्रा होती है, की सदैव एक मात्रा होती है। अगर इनकी एक मात्रा होती है तो इसे खड़ी पाई के रूप में लिख देते हैं या एक बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चिन्ह बना हुआ है ये एक मात्रा का चिन्ह है, इस प्रकार से एक मात्रा लिख देंगे। इसी प्रकार से द्विमात्रिक स्वर यानी ये कौन कौन होते हैं। छोटा आ इधर हो गया तो इधर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये जो स्वर होते हैं इनकी 2 मात्राएं होती हैं, तो लिख सकते हैं इन स्वरों की 2 मात्राएं यानी चिन्ह ऐसा आकृति का बनेगा, होती हैं। इनकी सदैव 2 मात्राएं होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ की 2 मात्राएं होती हैं और इसे एस आकृति के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हेडिंग रहेगी, ये मात्राओं के बारे में चर्चा हो गई है, आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आई होंगी। अगली हेडिंग रहेगी व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम यानी व्यंजन वर्ण होते हैं उनको स्वर रहित किस प्रकार से किया जाता है, उसका जो नियम है
उसे देखेंगे। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम, व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम देखेंगे। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम क्या होते हैं? तो पहला नियम देखेंगे, नियम नंबर 1, वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है अतः उन्हें आधा लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं 33, इनको कैसे आधा लिखा जा सकता है? किस प्रकार से आधा लिखेंगे? इन व्यंजन वर्णों को किस प्रकार से आधा लिखेंगे? इन व्यंजन वर्णों को किस प्रकार से आधा लिखेंगे? अब इसमें देखेंगे जो खड़ी पाई है, यानी ये जो खड़ी पाई होती है ये वाली, इसके पहले, इस खड़ी पाई के पहले जो भी वर्ण लिखा हुआ होता है, अगर उस वर्ण को आधा लिखना हो तो उसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं तो वह वर्ण स्वर रहित हो जाता है। और ऐसे वर्णों की संख्या 22 बताई गई है। ऐसे वर्ण 22 होते हैं। अतः हम कह सकते हैं वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग वर्ण खत्म होने से पहले, वर्ण खत्म होने के पहले, वर्ण खत्म होने के पहले खड़ी पाई का प्रयोग, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, तब उस वर्ण को स्वर रहित करना हो, स्वर रहित करना हो तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ऐसे व्यंजन वर्णों की संख्या 22
होती है। ऐसे व्यंजन वर्णों की संख्या 22 होती है। कैसे व्यंजन वर्ण? ये जो खड़ी पाई है इसके पहले अगर कोई वर्ण लिखा हुआ है, जैसे मान लें खा लिखा हुआ है, खा, अगर इस खा को स्वर रहित करना हो तो इसकी जो खड़ी पाई है उसे हटा देंगे, तो इस प्रकार से स्वर रहित खा लिख जाएगा। इस प्रकार से ये गा जो है, गा को स्वर रहित करना है तो इसकी खड़ी पाई हटा देंगे तो गा इस प्रकार से लिख जाएगा। घा को स्वर रहित करना है तो घा में खड़ी पाई हटा देंगे, घा इस प्रकार से लिख जाएगा। ये जो वर्ण लिखे हुए हैं ये स्वर रहित वर्ण लिखे हुए हैं, इनकी खड़ी पाई हटा दी गई है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं वर्णमाला में, ऐसे वर्णों की संख्या 22 होती है। तो ये पहला नियम हो गया, ऐसे वर्णों की संख्या 22 होती है। अब देखेंगे अगला नियम, नियम नंबर 2। ऐसे व्यंजन वर्ण जो कि खड़ी पाई से पहले शुरू होते हैं और खड़ी पाई को नांग करके, खड़ी पाई को बाहर निकल करके खत्म होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्णों को किस प्रकार से स्वर रहित लिखा जा सकता है? वे व्यंजन वर्ण जो खड़ी पाई से पहले आरंभ होकर खड़ी पाई को पार करके खत्म होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्णों को स्वर रहित किया जाता है। ऐसे व्यंजन वर्ण 2 होते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो का वर्ग और एक फा। एक तो का वर्ग, एक फा। अब ये खड़ी पाई से, ये का जो बना हुआ है ये खड़ी पाई से पहले शुरू हो रहा है, खड़ी पाई को पार करके ये खत्म हो रहा है इस प्रकार से। तो ऐसे व्यंजन वर्ण को अगर आधा लिखना है, स्वर रहित लिखना है, तो क्या करेंगे? तो इसमें से जो ये घुंडी है ये इतनी हटा देंगे तो ये स्वर रहित हो गया, यानी आधा का लिख चुका है। इसी प्रकार से फा इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ से हटा देंगे तो ये स्वर रहित यानी आधा फा लिखा हुआ है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे। नियम नंबर 3। ये तो खड़ी पाई की बात हो गई कि खड़ी पाई से पहले शुरू होते हैं वर्ण और खड़ी पाई के बाद तक खत्म होते हैं। अब देखेंगे वे वर्ण जो कि जिसमें खड़ी पाई होती ही नहीं है। नियम नंबर 3, ऐसे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे व्यंजन वर्ण गोल व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। गोल व्यंजन वर्ण कहलाते हैं जिनकी संख्या
जिनकी संख्या 9 होती है। ऐसे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे व्यंजन वर्णों की संख्या 9 मानी गई है और उन्हें गोल वर्ण कहते हैं। अब ये वर्ण होते कौन कौन से हैं? ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो पहला ड, ट, ठ, ड, ट, ठ, छ, छ, ड, ढ, ड, ढ, र, ह, ह और द। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो व्यंजन वर्ण हैं इनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। खड़ी पाई मैं बता चुका हूँ, ये खड़ी पाई होती है इस प्रकार की, ये वाली जो लाइन होती है ये खड़ी पाई होती है। ऐसी लाइन इन वर्णों में देखने को नहीं मिलती है और इन्हें गोल वर्ण कहते हैं। गोल वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो गोल आकृति बन रही है इस प्रकार की, इन वर्णों में ये इस प्रकार की गोल आकृति बन रही है। इस प्रकार से इन वर्णों को गोल वर्ण भी कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वह 9 मानी गई है, 9 होती है। इन्हें अगर स्वर रहित लिखना हो तो क्या करेंगे? इन वर्णों को स्वर रहित लिखना हो तो इनमें अनंत का चिन्ह लगा देते हैं। गोल वर्णों को स्वर रहित लिखना हो तो हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से, टा पे इस प्रकार से, ठा पे इस प्रकार से, छा पे इस प्रकार से, डा पे इस प्रकार से, ढा पे इस प्रकार से, दा पे इस प्रकार से, रा को छोड़ देंगे, हाँ पे इस प्रकार से। इनमें हलंत का चिन्ह लगा देते हैं तो ये स्वर रहित वर्ण लिख जाते हैं। स्वर रहित वर्ण लिख जाते हैं। स्वर रहित वर्ण लिख जाते हैं। अब रा को अगर रा को स्वर रहित लिखना हो तो क्या करेंगे? रा को स्वर रहित लिखना हो तो ऐसा नहीं करेंगे कि रा लिख देंगे और इस पे हलंत लगा देंगे, ऐसा वर्तनी की शुद्धि से अशुद्ध माना जाएगा शब्द। तो क्या करेंगे? कोई शब्द जैसे मान लो ट्रक, अब ट्रक से पता चल रहा है कि जो टा बोला जा रहा है वह आधा बोला जा रहा है, तो इस पे तो हलंत आएगा जो कि ये लिखा हुआ है टी, इस पे हलंत पहले से लगा, ये पहले से आ है, ये पहले से स्वर रहित शब्द यानी वर्ड लिखा हुआ है ट्रक। लेकिन हमें ट्रक पूरा लिखना है तो रा का भी उच्चारण हो रहा है। रा को जो लिखना है, रा तो पूरा आएगा तो इस प्रकार से लिख देंगे, ये हो जाएगा ट्रक। हम ऐसा करते हैं कि ट्रक इस प्रकार से, ये पूरा जो चिन्ह होता है इसे रा मान लेते हैं, जबकि ये रा नहीं होता है, रा केवल इस प्रकार से उड़ता है। ये जैसे रस्व लिखते हैं, ये हा हो गया, इस पर रस्व हो गया, ये रा उड़ गया। अब रा को अगर स्वर रहित लिखना है यानी आधा लिखना है तो क्या करेंगे? जैसे कि मुहर्रम लिखते हैं, मुहर्रम, तो ये जो रा उड़ गया है ये स्वर रहित है यानी आधा रा है,
तो ये मुहर्रम, इस प्रकार से रा लिख देंगे। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अब देखेंगे इस वर्णमाला की लास्ट हेडिंग, वर्णमाला की लास्ट हेडिंग शब्दकोश व साहित्यकोश लिखने की पद्धति। शब्दकोश व साहित्यकोश लिखने की पद्धति। शब्दकोश व साहित्यकोश लिखने की पद्धति का मतलब ये होता है, जैसे कि हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं तो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से करते हैं, तो कि ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, इस प्रकार की सीरीज चलती है। लेकिन अगर हिंदी में अगर हम नंबर को सेव करें तो किस प्रकार से सीरीज चलेगी, किस प्रकार से सीरीज चलेगी देखते हैं इसी में। ये जो वर्णमाला लिखी हुई है ये कि अभी शब्दकोश के दृष्टि से अभी अशुद्ध लिखी हुई है। इसे शुद्ध लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो स्वर लिखेंगे, जो स्वर होते हैं, जैसे कि स्वर लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये जो 11 स्वर हैं, ये जो 11 स्वर लिखे हुए हैं, ये शब्दकोश की दृष्टि से अभी अशुद्ध लिखे हुए हैं। इसके पहले जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो सबसे पहले कौन सा लिखा जाता है, तो हम देखेंगे जो अयोगवाद ध्वनियाँ होती हैं, अंग और आहा, ये आते हैं सबसे पहले। अंग आएगा, आहा आएगा, उसके बीच में एक आगत स्वर यानी विदेशी स्वर, इस प्रकार से और लिखा जाता है। तो ये सब कोश की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। अंग से शुरू करेंगे, अंग, आ, आहा, आ, ए, उ, ऋषि, ओ, औ तक। उसके प्रकार उसके बाद का से लिखेंगे, का के बाद आता है, का के बाद आता है छा, का, छा, खा, गा, घा, या, चा, छा, इस प्रकार से जा और ज्ञा, झा, टा, टा, ढ, ढ, इस प्रकार से लिखेंगे। और ता के बाद त्रा आएगा, त्रा, उसके बाद सा के बाद सिरा आएगा, इस प्रकार से। अब ये गिन लेंगे तो उसी प्रकार से ये जो वर्णमाला लिखी हुई है पहले अंग से लेकर आ, इस प्रकार से 3 वर्ड ये पहले आएंगे। उसके बाद आ, ए, ओ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ तक। उसके बाद का से छा, का, खा, गा, घा, यहाँ इस प्रकार से। जा के बाद ज्ञा आएगा, ज्ञा के बाद झा आएगा, यहाँ टट्टा, ता के बाद त्रा आएगा, क्योंकि जो का होता है, का और जो छा होता है, तो छा किससे बनता है, का के योग से बनता है। तो का के बाद तुरंत का योग आएगा यानी छा आएगा। और उसी प्रकार से जा के बाद ज्ञा जो लिखते हैं उस प्रकार से जा लिखते हैं, जा प्लस या। तो जो जा के बाद ज्ञा का उच्चारण स्थान आएगा शब्दकोश की दृष्टि से। ता के बाद त्रा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ता और रा मिलकर के ये त्रा का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से सा के बाद त्रा आएगा। तो ये शब्दकोश की दृष्टि से शुद्ध लिखे हुए हैं वर्ड। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी नया टॉपिक रहेगा हमारा संधि। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें, ताकि इस चैनल को मोटिवेशन मिल सके, हम मोटिवेट हो सकें। और संधि जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। बहुत अच्छी तरीके से यानी डिटेल से हमने समझाया है आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब बढ़ेंगे संधि की ओर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं संधि के साथ।
तब तक को चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।